नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल से मेलबर्न में। दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी के 3 नए सदस्यों के नाम की घोषणा की और अगले साल 8 फरवरी से होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 4:30 बजे से एफएम रेनबो सहित अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी ये उपलब्ध होगा। क्रिसमस के अगले दिन को कई देशों में बॉक्सिंग डे के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे बॉक्सिंग डे टेस्ट भी कहा जा रहा है। आइए सुनते हैं इस मैच के बारे में हमारी सहयोगी दिव्या की ये रिपोर्ट। कल मेलबर्न में क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि श्रृंखला जीतने की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय टीम को ये मैच जीतना जरूरी है। पहले मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली 2 सीरीज जीत चुकी है। ऐसे में वो इस सीरीज को भी जीतकर इतिहास रचना चाहेगी। टीम इंडिया अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 श्रृंखला नहीं जीत सकी। टीम इंडिया ने पिछली बार 2018 में ऑस्ट्रेलियाई टीम को उसी के घर में टेस्ट श्रृंखला में 3-1 से शिकस्त दी थी। टीम की ऑस्ट्रेलिया में ये पहली टेस्ट श्रृंखला जीत थी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 12 में से 8 टेस्ट सीरीज हारी हैं और 3 ड्रॉ खेली हैं। भारतीय टीम का मेलबर्न में टेस्ट रिकॉर्ड भले ही खराब रहा हो, लेकिन पिछला मैच इंडिया ने ही जीता था। 2018 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम ने मेजबान को मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में 137 रन से शिकस्त दी थी। ये देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट की जीत का सिलसिला टीम इंडिया कायम रख पाती है या नहीं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, बॉक्सिंग डे का बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से कोई कनेक्शन नहीं है। दरअसल क्रिसमस डे के अगले दिन को कई देशों में बॉक्सिंग डे के नाम से जाना जाता है और बॉक्सिंग डे क्रिकेट का अपने आप में अगर हम देखें राकेश, तो इतिहास बहुत पुराना है। क्या कुछ आप कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमने ये देखा है कि बरसों से ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें ये बॉक्सिंग डे के दिन टेस्ट मैच जरूर यहाँ पर स्टार्ट होता है। जी। एक परंपरा सी ऐसी बन गई है और लोग सोचते हैं शायद जो बॉक्सिंग मुक्केबाजी का खेल है इससे शायद कोई उसका लेना देना होगा, लेकिन ये दरअसल ऐसा है कि क्रिसमस का जो नेक्स्ट डे होता है तो लोग अपने पड़ोसियों के यहाँ, अपने दोस्तों के घर के बाहर बॉक्सेस में चॉकलेट्स रख के छोड़ देते हैं। तो ये उस वजह से ये बॉक्सिंग डे टेस्ट कहलाता है कि बॉक्सिंग डे है कल जी। और उस पे परंपरा है कि इसमें टेस्ट मैच स्टार्ट हो। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए एक अच्छी परंपरा उनकी चली हुई है कि ये दोनों टीमें, मतलब अब आजकल तो बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। जी हाँ। तो इसमें तो कहना मुश्किल था, लेकिन जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, इंडिया की टीम खेल रही है, इंडिया की टीम ने भी कई टेस्ट मैचेस खेले हैं बॉक्सिंग डे पे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत टेस्ट मैच खेले, उतने सफल वो चाहे ना रहे हों। लेकिन एक अच्छी परंपरा ये है कि लोगों को पता होता है कि भाई 26 दिसंबर से एक टेस्ट मैच जरूर होगा अगर टीम कोई वहां पर जा रही है टूर पे। तो बिल्कुल, और अगर हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि बॉक्सिंग डे की क्रिकेट में एंट्री 1892 में हुई थी। 1892 से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच क्रिसमस के दौरान मैच हुआ था। इसके बाद हर साल दोनों टीमों के बीच क्रिसमस के दौरान मैच होने लगे और अपने आप में ये एक परंपरा बन गई। और अगर हम कल के मैच के बारे में बात करें कि अगर ये, चूंकि सीरीज जीतना है तो हमें कल का मैच जीतना बेहद जरूरी है, और अगर हम ये मैच जीत लेते हैं तो हमें लगता है कि जो सीरीज जीतने का जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा। फिर बहुत ही आपने एक ऐसे पॉजिटिव नोट पे ये बात शुरू की है सिद्धार्थ, कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है हिंदुस्तानी होने के नाते कि जो इतनी एक शर्मनाक हार हमारी हुई है पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद आपने जो ये उम्मीदों का सूरज जगाया है,
तो उसको देख के मुझे लगता है कि जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो उत्साह से भरेंगे इस बात से कि भाई परिस्थितियां कैसी भी हो, उम्मीद आपको छोड़नी नहीं चाहिए और बेस्ट की उम्मीद करनी चाहिए। हम सोच सकते थे कि शायद इस टेस्ट मैच को जीत की बात करें, लेकिन आपने एक कदम और आगे बढ़ के जो सीरीज जीतने की बात की है, तो मुझे लगता है कि एक बड़े टॉनिक के रूप में काम करेगी ये इंडियन टीम में। और कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ी भी जो 36 रन पे हम आउट हुए हैं वहां पर जी पिछले टेस्ट मैच के अंदर, उसको भुलाकर और उनकी जो आत्मसम्मान पर जो ठेस पहुंची होगी खिलाड़ियों के, तमाम हम देशवासियों के, भारतीय टीम के समर्थकों के ऊपर एक सम्मान पे हमारे ठेस पहुंची है, तो कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी भी सोच रहे होंगे कि इस जो हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है इसका बदला कैसे लिया जाए देशवासियों को खुश करने के लिए। तो आपने जो बात की कि इस टेस्ट को भी जीतें और इस सीरीज को भी जीतें, तो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त ये बात आपने कह दी है। जी बिल्कुल राकेश, और जैसा कि टीम इंडिया कमबैक के लिए जानी जाती है और हमारे खिलाड़ियों में पूरा एक तो ये होता है कि आपके पास वो दम वो खम नहीं है जिसकी वजह से, दमखम ना होने की वजह से, वो स्किल ना होने की वजह से आप किसी चीज में पीछे रह जाते हैं, जैसे कि कभी कभी कुछ अन्य खेलों में देखने को मिलता है। लेकिन क्रिकेट में भारतीय टीम को, टीम इंडिया को कोई भी टीम वर्ल्ड की ऐसी नहीं है जो इतनी बड़ी चुनौती दे सके। और शायद पिछला मैच, शायद कहते हैं कि दैट वाज नॉट द डे फॉर टीम इंडिया, लेकिन आगे आने वाला या कल का जो दिन होगा, या मुझे लगता है कि टीम इंडिया ने भी अभी, जैसा कि जो प्रैक्टिस मैच में हमने देखा कि जिस तरह से एक रेसलर की तरह प्रैक्टिस करी है टीम इंडिया ने और जितनी मजबूती से करी है, तो उसको देख के लग रहा है कि टीम का जो मोरल है वो पूरी तरह से कोचेस ट्राई कर रहे हैं, ट्रेनर्स ट्राई कर रहे हैं कि उनके मोरल को दोबारा से वापस लाया जाए, जो सबसे बड़ी जीत का मंत्र है। बिल्कुल, आपने बात ही ऐसी कह दी है, इससे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मनोबल बहुत ऊंचा होगा और खिलाड़ी भी खुद ऐसा सोच रहे होंगे कि वो सीरीज अगर जीतते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और पिछले दौरे पे जब हम गए थे तब वहां पर सीरीज जीत के आए थे तो बड़े उत्साह से हम गए थे। लेकिन मुझे लगता है सिद्धार्थ, क्या होता है कि आलोचनाएं बहुत होती हैं, लेकिन जिस तरह की तैयारियों के साथ हम इस दौरे में गए हैं वो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज के माकूल नहीं थी कि हम आईपीएल में खेल के गए, फिर T20 वनडे सीरीज पहले हो गई, तो एकदम से टेस्ट क्रिकेट आती है। तो टेस्ट क्रिकेट में आपको क्या होता है कि ज्यादा बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है अपने, तो यही यहाँ पर हमारे बल्लेबाजों से हमें चाहिए कि वो बेसिक्स के ऊपर ध्यान दें। और एक क्लब लेवल का क्रिकेटर होने के नाते जो मैं सबको ये सलाह देता हूं कि अगर आप हवा में ना खेलें तो आपके आउट होने के चांसेस कुछ % कम हो जाते हैं जी। तो जो एक देखिए, फास्ट बॉलर अच्छी कर रहे हैं, अच्छी स्विंग करा रहे हैं, कट करा रहे हैं, बॉल सीम करता है, आप स्लिप में आउट हो जाते हैं एज लग के, वो एक मान सकते हैं बॉलर की खूबी है। लेकिन जब आप आगे बढ़ के मारते हैं और हवा में शॉट खेलते हैं जी, तो उसमें आप जो कैच आउट्स होते हैं वो मुझे लगता है कि उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, और गैर जरूरी शॉट्स जो हैं वो अवॉइड करने होंगे। शॉट सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छे बॉलर्स के खिलाफ जब आप खेल रहे होते हैं। वैसे ही क्रिकेट के अंदर किसी भी लेवल की शॉट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब क्वालिटी बॉलर होते हैं कि 3 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो आपको चैन की सांस लेने नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ आपको बहुत ही दृढ़ निश्चय होकर, कहते हैं क्रिकेट में खूंटा गाड़ कर बल्लेबाजी करने की सोच के जाना है हमें, क्योंकि आप पिच पे रुकेंगे तो रन भी बनेंगे। तो आपको खूंटा गाड़ के बल्लेबाजी करनी है और बिल्कुल ये सोच के चलना है कि भाई हमें अपनी तरफ से गलत शॉट्स करके विकेट को भेंट नहीं करना है। अच्छी बॉल पे आउट हो जाए तो इतना गम नहीं होता है, लेकिन जब आप इम्प्रोवाइज करने के चक्कर में खराब शॉट्स खेलते हैं या इरिटेट होके खेलते हैं, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर, सिद्धार्थ ये कहने की बात होती है, इक्वल क्वालिटी के जब होते हैं जी, तो उनको खेलना, और 6 की 6 गेंदें एक स्पीड से लगभग फेंकते हैं, एक एक्यूरेसी के साथ फेंकते हैं। ऐसी लाइन और लेंथ खेलने की हमारे हिंदुस्तानी प्लेयरों को उतनी आदतें नहीं होती जी, खासतौर पे जब आप आईपीएल खेल चुके होते हैं और जब आप T20 और वनडे सीरीज खेल के हटे होते हैं, तो ये सब उसमें एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाजों को यहाँ पर सबक सीखना होगा, और खासतौर पे जो नए खिलाड़ी इस समय खेले जाएंगे टेस्ट मैच में, एक अच्छा टीम मैनेजमेंट का फैसला कि वो पहले ही दिन टीम को 11 को अनाउंस कर रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को भी एक कॉन्फिडेंस रहता है, उन्हें पता रहता है भाई कल कौन खेलने जा रहा है और कौन नहीं खेलने जा रहा। अपने टीम 11 की बात की तो 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी गई है। आइए जानते हैं कल के टेस्ट के प्लेइंग 11 के बारे में हमारे सहयोगी अतहर सईद से।
दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में 2 प्लेयर्स टेस्ट डेब्यू करेंगे, जिनमें शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का नाम है। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी रिद्धिमान साहा से लेकर ऋषभ पंत को सौंपी गई है। पहले टेस्ट में ओपनिंग करने वाले पृथ्वी शॉ को स्थान नहीं दिया गया है, वहीं रविंद्र जडेजा को टीम में जगह मिली है। कप्तान विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर भारत लौट आए हैं, इसलिए कप्तानी का जिम्मा अजिंक्य रहाणे को सौंपा गया है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा उप कप्तान होंगे। जडेजा ने भारत के लिए 49 टेस्ट मैच में 35 से ज्यादा की औसत से 1869 रन बनाए हैं। इसमें 1 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने अपने पिछले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे पर भी 50 लगाई थी। इसके अलावा उन्होंने 49 टेस्ट मैच में 24.63 की औसत से 213 विकेट भी लिए हैं, इसलिए बतौर ऑलराउंडर उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। वार्म अप मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लोकेश राहुल को इस बार भी टेस्ट टीम में जगह नहीं मिल पाई। देखना दिलचस्प होगा कि ये प्लेइंग 11 टीम इंडिया के लिए इस टेस्ट मैच में कितनी असरदार साबित होती है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ राकेश, जिस तरह से शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, इन्हें जो शामिल किया गया है, और अगर हम देखें तो ऋषभ पंत जो हैं वो अब विकेट कीपिंग करेंगे, तो कई सारे चेंजेस किए हैं और शायद ये बदलाव पिच को और एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया है और बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए। बिल्कुल, खराब प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा गया है कि पहले टेस्ट में कैसा प्रदर्शन हमारा रहा, तो थोड़ा हार्श तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपको इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं कि रिद्धिमान साहा हमारे बड़े अच्छे विकेट कीपर माने जा रहे हैं, नंबर 1 विकेट कीपर हैं देश के, लेकिन पिछले टेस्ट मैच में उनका जो बल्लेबाजी का जो प्रदर्शन था वो वैसा नहीं रहा बिल्कुल भी, तो इस वजह से ये चेंज किया गया। ऋषभ पंत को मौका दिया गया है और एक युवा खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी रहेगी, एक बड़ा दबाव भी होता है जब आप ऐसे मौके पे आपको खेलने का मौका डेब्यू करते हो आप। और नहीं, ये तो खेल चुके हैं पहले ऋषभ पंत, लेकिन जो जैसे शुभमन गिल है वो पहली बार खेलेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में जब इतना दबाव हो आपके ऊपर, आपकी टीम पिछले टेस्ट मैच में आपके सबसे कम स्कोर 36 रन पर आज के युग में अगर ऐसे आउट हो चुकी हो, उसके बाद आपको एक खिलाड़ी को हटा के आपको मौका दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव। लेकिन देखिए कि समुद्र है, आपको समुद्र में फेंक दिया जाता है तैरने के लिए, तो जो तैराक होगा वो निकल जाएगा। और शुभमन गिल अगर यहां पर अच्छी पारी खेलते हैं तो इनका कैरियर कई स्टेप ऊपर उठ जाएगा जी, कई स्टेप आगे बढ़ेगा इनका करियर, अगर ये यहां पर बहुत बेहतरीन, बहुत संभल के। मोहम्मद सिराज, मौके मिलते नहीं, फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं कि देखिए हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं। शमी की चोटिल होने की वजह से मोहम्मद सिराज को मौका मिला है, नवदीप सैनी उनसे सीनियर वो टीम में मौजूद है, उसके बावजूद मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। तो मुझे लगता है इन दोनों खिलाड़ियों को इसका भरपूर फायदा यहां पर उठाना पड़ेगा और पूरा जी जान लगा के, कहते हैं ना कि बिल्कुल जान की बाजी एक तरह से लगानी पड़ेगी इनको जी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है कप्तान विराट कोहली की जो कमी है वो भी खलेगी, क्योंकि अब जो है अजिंक्य रहाणे जो है एक नई जिम्मेदारी के साथ कल पिच पर उतरेंगे और देखना ये होगा कि किस तरह से वो टीम का सामंजस्य करते हैं और चेतेश्वर पुजारा उनका साथ निभाएंगे कप्तान के रूप में, तो ये भी अपने आप में एक देखने वाली चीज होगी। बिल्कुल, देखिए ऐसे पहले टेस्ट की हार के बाद आप एकदम से कप्तान भी आपका चेंज और कप्तान भी ऐसा जो आपका मेन बल्लेबाज हो वो टीम में अब नहीं खेलेगा, तो एक जिसको कप्तानी सौंपी जाती है। लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि ये सब पहले से पता था, कप्तान का जो बदलाव होना है ये जिनके रहाणे को पहले से पता था, पूरी टीम मैनेजमेंट को पता था, खिलाड़ियों को पता था कि भाई ये चीज आएगी, क्योंकि विराट कोहली को एक पहले टेस्ट के बाद वापस स्वदेश लौटना था। तो मुझे लगता है इसके लिए वो मेंटली पहले से तैयार थे, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि भाई टेस्ट में ऐसी हार के बाद ये कप्तानी को करना और फिर इतने 4 बदलाव एकदम से 11 में आपने करे हैं, 2 नए खिलाड़ी आपके साथ खेलेंगे, पहली बार डेब्यू करेंगे, तो कुछ ना कुछ ये है। लेकिन कई बार ये बदलाव और कप्तानी में बदलाव भी नई चीज लेकर आता है, नई सोच के साथ नया कप्तान हमारे पास आएगा और एक अच्छा मौका जो विराट कोहली ने भी बोला था कि जिनके रहाणे के पास बतौर कप्तान अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका रहेगा। बिल्कुल, और कहते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसमें जब आप परफॉर्म करते हो, कुछ करके दिखाते हो, तो शायद वही खिलाड़ी चैंपियन होता है और टीम इंडिया अपने इस लक्ष्य में जरूर खरा उतरेगी, यही उम्मीद कर सकते हैं। और इसके साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कल सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी के 3 नए सदस्यों के नामों की घोषणा की है। आइए सुनते हैं इस बारे में हमारे सहयोगी रवि कपूर की ये रिपोर्ट।
सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी के 3 नए सदस्यों में चेतन शर्मा, अभय कुरुविला और देवाशीष मोहंती के नाम शामिल हैं। सुनील जोशी और हरविंदर सिंह पहले से ही कमेटी में हैं। ये पांचों सिलेक्टर्स गेंदबाज हैं और सभी भारत के लिए खेल चुके हैं। कमेटी में चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा समेत 4 पेस बॉलर हैं। सुनील जोशी स्पिनर हैं। सभी के अनुभव की बात करें तो इनमें चेतन ने सबसे ज्यादा 23 टेस्ट खेले हैं। सभी ने कुल मिलाकर 53 टेस्ट और 220 वनडे ही खेले हैं। नई चयन समिति इंग्लैंड के खिलाफ अगले साल फरवरी में होने वाली होम श्रृंखला के लिए टीम चुनेगी। नई सिलेक्शन कमेटी का चयन क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी CAC ने किया है। इसमें 3 सदस्य हैं, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला है। मदन लाल और RP सिंह तेज गेंदबाज रहे हैं। महिला सदस्य सुलक्षणा नायक विकेट कीपर रही हैं। CAC ने सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी के 3 नए सदस्य चुनने के लिए 11 लोगों का साक्षात्कार लिया था। चेतन ने 11 साल के इंटरनेशनल कैरियर में 23 टेस्ट और 65 वनडे खेले। वे वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज भी हैं। 1987 वर्ल्ड कप में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सम्मान हासिल किया था। उन्होंने टेस्ट में 61 और वनडे में 67 विकेट अपने नाम किए। देवाशीष और हरविंदर का टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा अनुभव नहीं रहा। देवाशीष ने 1997 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 2 ही टेस्ट खेले हैं। हरविंदर ने भी 3 ही टेस्ट खेले हैं। ये मैच उन्होंने 1998 से 2001 के बीच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ खेले। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। तो राकेश, अब 3 नए सदस्य चेतन शर्मा, अभय कुरुविला और देवाशीष मोहंती अब ये शामिल हो गए हैं। देखिए, एक बदलाव है, एक टेन्योर है, वो पूरा हुआ है तो इनको रखा है। मुझे लगता है कि चेतन शर्मा जो हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनको ये बड़े लंबे समय के बाद ये मौका ऐसा कुछ मिला है BCCI में अपनी भूमिका निभाने का। जी। तो अक्सर उनको इस बात की शिकायत भी रहती थी कि भाई BCCI उनका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन अब मौका दिया है तो ऐसा दिया है कि सीधा ही वो अपनी सीनियरिटी के हिसाब से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने की वजह से सीधा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनेंगे। और ये जो बात रिपोर्ट में आई कि भाई गेंदबाजों का दबदबा है, जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है उसमें भी 2 गेंदबाज शामिल थे, तो ये गेंदबाज आए। लेकिन इनमें बता दूं कि चेतन शर्मा जो है, इनका बैटिंग का भी रहा है। इनके नाम वनडे इंटरनेशनल में नेहरू कप में इन्होंने 89 में सेंचुरी भी बनाई हुई है। जी। तो एक अच्छी चीज है। तो कहीं ना कहीं देश भर के जो गेंदबाज होंगे उनको तो उम्मीद जगेगी, खासतौर पर तेज गेंदबाज, के भाई अब हमारी जो है नजर हम पे ज्यादा रहेगी और अच्छे मौके मिल सकते हैं। और जो गेंदबाज सिलेक्ट होंगे उनके प्रदर्शन पे उनके ऊपर भी दबाव रहेगा कि भाई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हमारा फास्ट बॉलर है तो भाई नजर पूरी रखेगा। जी। बात करते हैं T10 लीग की। अगले साल 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच होने वाली अबू धाबी T10 लीग के चौथे संस्करण में अनुभवी लेग स्पिनर प्रवीण तांबे, दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज ईशान मल्होत्रा और लेग स्पिनर प्रशांत गुप्ता को शामिल किया गया है। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। अगस्त में प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बने थे। वहां उन्होंने ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए क्रिकेट खेला था। 48 वर्षीय प्रवीण ने 2013 में 41 साल की उम्र में IPL में डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक IPL में 33 मैच खेले हैं, जिसमें 28 विकेट लिए हैं। वहीं दूसरी ओर तेज गेंदबाज ईशान मल्होत्रा ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 1 मैच खेला था। IPL 2011 के दौरान दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए उन्होंने IPL में डेब्यू किया था। टीम अबू धाबी द्वारा चुने गए प्रशांत गुप्ता ने 2008 से 2019 तक उत्तर प्रदेश और रेलवे के लिए घरेलू क्रिकेट खेला है। तो ये तो बात थी क्रिकेट T10 लीग की। और अब बात करते हैं टेनिस की। अगले साल 8 फरवरी से होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऑर्गेनाइजर्स ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, एशले बार्टी, नोआम ओसाका और सेरेना विलियम्स समेत कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद इसे 3 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया था। पहले टूर्नामेंट 18 जनवरी से होना था। तो अब सबकी नजरें हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन पर। बिल्कुल, हमेशा से जो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है उसमें सारे खिलाड़ी पूरी तैयारी, पूरी फिटनेस के साथ उतरते हैं, सबकी नजरें उसमें रहती हैं। लेकिन ये कोरोना जो है अभी भी ऑस्ट्रेलिया में पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो देखते हैं कि इसके उसमें कैसा प्रदर्शन रहता है इस बार। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।